1888 लंदन। ये उस दौर की बात है जब लंदन के ईस्टर्न पार्ट में औरतों, लड़कियों और बच्चियों तक ने घर से निकलने से कतराने लगी थी। कहने को तो इंग्लैंड ने आधी धरती पर राज करा, लेकिन इन्हीं के सबसे मशहूर शहर लंदन में लड़कियों पे मौत का साया हर वक्त मंडरा रहा था। उस वक्त जब लंदन में आयरिश लोगों का इलीगल तरीके से आना जाना बढ़ गया था, जिस वजह से लंदन के ईस्टर्न पार्ट में उनकी आबादी अंधाधुंध तरीके से बढ़ती जा रही थी। काम ना मिलने के कारण आयरिश लोगों को इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। उनमें से एक बड़ी महिलाओं की आबादी वैश्यवृत्ति, जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, कर रही थी। उसके सिवाय उन पे कोई चारा भी नहीं था। माहौल तो लंदन का जब खराब हुआ जब ईस्टर्न लंदन के वाइट चैपल एरिया में अचानक लड़कियों के साथ मर्डर जैसे किस्से बढ़ने लगे। ये बात जब लंदन के गवर्नर के पास पहुंची तो उन्होंने एक मशहूर डिटेक्टिव फ्रेडरिक जॉर्ज एबरलीन को इसका जिम्मा सौंपा। कुछ दिन तक फ्रेडरिक ने उन सभी लड़कियों के बारे में पता लगाया। कुछ दिनों तक केस पे काम करने के बाद फ्रेडरिक ने पाया कि उनमें से 11 में से 7 लड़कियां आयरिश प्रोस्टिट्यूट्स हैं और किसी न किसी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं। लोग इसे सही मानते थे क्योंकि फ्रेडरिक की उस वक्त पूरे लंदन में बहुत रेपुटेशन थी डिटेक्टिवनेस के मामले में। और फ्रेडरिक का माने और उन लोगों का माने लंदन के, तो इन मर्डरों के पीछे एक ऐसा सीरियल किलर है जिसे किसी ने देखा तो नहीं था, पर झलक सबके सामने थी और उसके नाम से पूरे वाइट चैपल में दहशत थी। जैक द रिपर। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंटेज क्राइम ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। मैरियान पॉली निकल्स, जो कि मानी जाती हैं जैक द रिपर की पहली शिकार। निकल्स एक आयरिश सिटीजन थी। उस समय जब ये लंदन में आई तो उन्होंने एक जूइश फैमिली में एज अ सर्वेंट काम की शुरुआत करी, लेकिन निकल्स को अल्कोहलिज्म की इस कदर लत थी कि इन्हें काम से जल्द ही निकाल दिया गया। पेट पालने के लिए निकल्स के पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, और तो और इनका हस्बैंड से डिवोर्स भी हो गया था, तो मजबूरन निकल्स को प्रोस्टिट्यूशन यानी वैश्यवृत्ति का सहारा लेना पड़ा। उस रात 2 बज चुके थे। निकल्स ने ऑलरेडी अपनी रोज़ाना की कमाई से 3 गुना कमा लिए थे। उन्हें उनकी दोस्त ने घर जाने के लिए भी कहा, लेकिन निकल्स नशे की हालत में थी तो उन्होंने उसे मना कर दिया। लेकिन उसी के 1 घंटे बाद वो हुआ जिसकी निकल्स ने कल्पना भी नहीं करी थी। 1 घंटे बाद रात के 3 बजे उन वाइट चैपल की सुनसान सड़कों पे पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस को निकल्स का मृत शरीर मिला। जब निकल्स का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि सीरियल किलर ने उसके गले के पास 2 बड़े साइज के कट करे हैं, और ये कट उसने पेट तक करे हैं। और कहने को तो डॉक्टर का कहना था कि इन्होंने कुछ ऑर्गन्स लाइक किडनी वगैरह भी निकाल लिए हैं सीरियल किलर ने। डॉक्टर का ये भी मानना था कि किलर को ह्यूमन एनाटॉमी यानी मनुष्य के शारीरिक अंगों की काफ़ी नॉलेज थी। कुछ दिनों तक वाइट चैपल में किसी ऐसे खौफनाक क्राइम को होते हुए नहीं देखा गया। फिर लोगों को लगने लगा कि निकल्स की हत्या सिर्फ एक साइकोपैथ की साजिश थी। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद एक और निर्दोष प्रोस्टिट्यूट की हत्या होती है, मार्था टैबरम। मार्था टैबरम, जिसका जन्म 1849 में हुआ था। मार्था के मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ के कारण उसका 1875 में डाइवोर्स हो गया। उसकी मैरिज से उसके 2 बच्चे भी थे। उन नन्ही सी जानों का पेट पालने के लिए मार्था को प्रोस्टिट्यूशन में आना पड़ा। उस रात मार्था ने बहुत पी रखी थी। उनकी साथी पियरली पर्ल्स का कहना था कि हम आधी रात 2 सोल्जर्स के साथ थे। मैं एंजल एली नामक बिल्डिंग के पास थी और मार्था जॉर्ज यार्ड के पास। अनडाउटेडली वो वहाँ सेक्स के लिए ही गए थे ताकि वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें। उस रात पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ऑफिसर थॉमस बैरेट जब जॉर्ज यार्ड के पास से गुजरे तो उन्हें मार्था का शव खून में लथपथ जॉर्ज यार्ड के गार्डन में पड़ा हुआ दिखा। मार्था को भी ठीक उसी तरह मारा गया जिस तरह निकल्स को मारा था, तो पुलिस का शक सीधा जैक द रिपर पर ही गया। जहाँ निकल्स की हत्या हुई थी उस जगह से मार्था का शव बहुत ज़्यादा करीब था, तो जैक द रिपर पे शक करने का ये दूसरा कारण था। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि मार्था के कुछ ऑर्गन्स भी गायब हैं, तो वहाँ के लोगों को दिमाग में आया कि जैक द रिपर कहीं एक किसी
ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मास्टरमाइंड तो नहीं, लेकिन ये कभी प्रमाणित नहीं हो पाया। इसके बाद यही सिलसिला चालू रहा। एलिजाबेथ स्ट्राइड, फिर कैथरीन एडोज, फिर मैरी जेन कैली, फिर एनी फार्मर, फिर रोज माइलेट, और ये सिलसिला रुका एनी चैपमैन की बर्बरता से की हुई हत्या से, जिसे आज भी रिपर्स मोस्ट हीनस क्राइम माना जाता है। 47 साल की एनी चैपमैन, जिसके मैरिटल लाइफ में इश्यूज के कारण उसे अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से अलग होना पड़ा। उसके भी कोई इनकम सोर्स ना होने के कारण उसको भी वही करना पड़ा जो नॉर्मली वाइट चैपल की औरतें करती थी, प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन एनी चैपमैन भी समझ गई थी कि जब ये जैक द रिपर्स के केस आ रहे थे तो अभी प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत ही डेंजरस ऑक्यूपेशन बन गया था, लेकिन पेट पालने के लिए एनी चैपमैन को वो करना पड़ रहा था। फिर वही हुआ जिसका चैपमैन को डर था। 9 दिसंबर 1888 में स्ट्रीट नंबर 29 के पास पुलिस को एक महिला जिसके गले पर 2 कट करके थ्रोट को निकाल दिया गया और उसके पेट पर कट लगा के इंटेस्टाइन निकाल के रिपर ने चैपमैन के कंधे पर रख दिया। और तो और रिपर ने चैपमैन के अंदरूनी ऑर्गन लाइक यूटरस, वेजाइना और ब्लैडर भी निकाल लिए थे। लेकिन इस बार एक लेदर एप्रन चैपमैन के शव के पास दूर पड़ा दिखा, जो कि खून में लथपथ था। माना जाता है वो जैक द रिपर का ही था। एक ख्याल मन में आता है कि 7 क्राइम जैक द रिपर ने करे, लेकिन लोगों को उसकी आइडेंटिटी कैसे पता नहीं चली। एविडेंस और क्लूज के तौर पर पुलिस के हाथों बहुत से लेटर लगे जो कि कहते थे वो ही जैक द रिपर हैं, लेकिन इनमें से अधिकतम लेटर्स फेक थे, जो कि बस इस केस को जिंदा रखने के लिए साजिश थी। लेकिन वो 3 लेटर्स जिसने ये सामने लाया कि हत्या करने वाला का नाम जैक द रिपर और वाइट चैपल मर्डरर है, उनमें से 3 लेटर ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को कड़े सबूत दिए। डियर बॉस, फ्रॉम हेल, सॉसी जैक। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इन्हें विक्टिम के खून से लिखा गया था। पहला लेटर डियर बॉस, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि मैं ही जैक द रिपर हूँ, और उसने लेटर में अपने विक्टिम्स के कुछ प्राइवेट अंगों के निशानों का भी जिक्र किया था, जो कि छानबीन करने पर पता चला कि सही थे। लोगों का मानना था कि डियर बॉस जैक द रिपर नहीं लिखी है। और दूसरा लेटर फ्रॉम हेल, जो कि रेड इंक से लिखा गया था, पर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि वो खून था, और इसमें जैक द रिपर ने एक आधी किडनी भी भेजी थी, जो कि चैपमैन के डीएनए से काफ़ी हद तक मैच हो गई थी, और उसने ये भी कहा था कि मैं आधी किडनी खा गया हूँ। ये लेटर भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत क्रूशियल था। तीसरा लेटर सॉसी जैक, जिसके साथ एक हाथ भी भेजा गया था, और इसमें साफ साफ ये लग गया था कि जैक कोई कैनोनिकल साइकोपैथ है। इन्हीं सब के बीच डिटेक्टिव फ्रेडरिक ने कुल 5 लोगों पे शक करा, जिनमें से 3 पे मुझे शक है। पहला शख्स जिसके बार बार डिटेक्टिव को शक था वो है मैंटॉक जॉन ड्रुइट, क्योंकि लास्ट विक्टिम एनी चैपमैन की डेथ के 3 दिन बाद ही ड्रुइट के ने थेम्स रिवर में कूद के जान दे दी। लोगों का मानना था कि उसको प्रोस्टिट्यूट के साथ आमतौर पर ज़्यादा देखा जाता था, और कुछ प्रोस्टिट्यूट्स का मानना था कि वो सेक्सुअली ज़्यादा अब्यूजिव था और ज़्यादा रिएक्टिव। उस कारण ड्रुइट स्पॉटलाइट में आया। अगला सस्पेक्ट था कार्ल फीगनबॉम, जो कि माना जाता है कि सिर्फ मैरियन पॉली निकल्स के मर्डर में इन्वॉल्व था, लेकिन बाकियों में उसका हाथ होने के चांसेस थे। जिस रात निकोल्स को मारा था उस रात ये उधर से गुजरा था, लेकिन शक सिर्फ इस बात पे नहीं किया। दरअसल फीगनबॉम के पिता एक सर्जन थे, तो वाजिब है फीगनबॉम को ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज होगी। लेकिन फीगनबॉम को 1893 में सज़ा के तौर पर एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के मार दिया गया था पुलिस के द्वारा, लेकिन उन कैनोनिकल 7 मर्डर के लिए नहीं, बल्कि मकान मालकिन मिस्टर हॉफमैन की हत्या के लिए। तो अगर फीगनबॉम ही रिपर है तो उसे अपनी सज़ा मिल चुकी है।
अब बात करते हैं जैक द रिपर होने के लिए प्राइम सस्पेक्ट मैरियन पॉली निकल्स के एक्स हस्बैंड फ्रांसिस क्रिक। जब उसे निकल्स के प्रोस्टिट्यूशन करने के बारे में पता चला तो उसने निकल्स को मार दिया, ये लोगों का मानना था, क्योंकि ये उस रात वाइट चैपल में ही था जिस रात निकल्स की हत्या हुई। और उसने शक के से बचने के लिए उन अलग अलग प्रोस्टिट्यूट्स को भी मारा। अब कौन रिपर, ये तो भगवान जाने। हो सकता है इनमें से कोई हो सकता है कोई ना भी हो। होने को तो कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का भी हाथ हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन जैक द रिपर है? अपने थ्योरीज कमेंट में बताएं। और आपको क्या लगता है इंडिया में भी कोई जैक द रिपर जितना खतरनाक था? और अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और बना सकूं। थैंक यू।